नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। मैं हूँ मीशू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी ज्योति। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए फिर सुनते हैं कहानी। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था। जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह सारा जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह ना जाने किस लिए किया। घर बूझी बांग नहीं चले थे ब्याह करने, वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में भी बुरी न थी। 2 आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को ना छोड़ सकी। और यह सारा गुस्सा उतरता था बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों अभी किसी लायक ना थे। अगर यह तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर देती वह रोटी कपड़ा दे देता। जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे, 3 लड़कों के होते हुए इसे यह क्या सूझी। मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता। गायों भैंसों की सानी पानी दोहना मथना यह सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह सीधा ना होता था। वह रोज एक न एक खुचड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी गुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का यह भार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला थी। बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया। ना खाने का सुख मिला, ना पहनने ओढ़ने का, ना और किसी बात का। इस घर में क्या आई, मानो भट्टी में पड़ गई। उसकी वैधव्य साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता, और उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मृदुता जलकर भस्म हो गई थी। पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास 400-500 के गहने थे, लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितनी औरतें थीं जो उससे जेठ होने पर भी गहने चमकाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए जब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती, और यह सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। कुत्सा में उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल ना पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी। फिर यह कैसे संभव था कि वह मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाले। जो ही मोहन संध्या समय दूध बेचकर घर आया, बूटी ने कहा, देखती हूँ तू अब सांड बनने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा, कैसा सांड, क्या बात है? तू रुपया से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा सांड? तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दो तो लाऊंगा। अपनी धोती रंगने को दी तो उससे रंगाई मांगता। टोले में एक तू ही बड़ा धन्ना सेठ है, और किसी से उसने कुछ ना कहा? बूटी ने पूछा। यह वह जाने, मैं क्या बताऊं? मोहन ने उत्तर दिया। तुझे अब छैला बनने की सूझती है। घर में भी कभी 1 पैसे का पान लाया है? बूटी ने कहा। यहाँ पान किसके लिए लाता? मोहन ने पूछा। क्या तेरे लेखे घर में सब मर गए हैं? बूटी ने उत्तर दिया। मैं ना जानता था तुम पान खाना चाहती हो। मोहन ने कहा। संसार में 1 रुपया ही पान खाने जोग है। बूटी ने उत्तर दिया। शौक सिंगार की भी तो उम्र होती है। मोहन ने फिर कहा। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनाओं का महत्व ही क्या, जिस त्याग कल्पना के बल पर वह सब स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, उस पर इतना कठोराघात। इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धून में मिला दी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। 3 लड़के भगवान ने उसके गले मर दिए। नहीं अभी है वह कितने दिन की। चाहती तो आज वह भी होठ लाल किए, पाँव में महावर लगाए, अनबट बिछुए पहने मटकती फिरती। वह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया, और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चुईया सी लगे, फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। बूटी बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चीथड़े पहनने के दिन है। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से 2 ही 4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता ना चलता। गली गली भीख मांगते फिरते, लेकिन मैं कहे देती हूँ, अगर तू फिर उससे बोला
तो या तो तू ही इस घर में रहेगा या मैं ही रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। बूटी ने पूछा, कैसी बात? सगाई की। मोहन बोला, अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कूटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेती है। रान से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सोत बनाकर छाती पर बैठा दे। मोहन ने व्यथित कंठ से कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप रहो। क्यों अपना पानी आप खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। तू आज से यहीं आंगन में सोया कर, बूटी ने कहा। और गाय भैंसें बाहर पड़ी रहेंगी? मोहन पूछने लगा। पड़ी रहने दे, कोई डाका नहीं पड़ जाता, बूटी ने उत्तर दिया। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? मोहन ने पूछा। हाँ, बूटी बोली। तो मैं यहाँ ना सोऊंगा, मोहन ने कहा। तो निकल जा मेरे घर से, बूटी ने कहा। हाँ, तेरी यही इच्छा है तो निकल जाऊंगा, मोहन ने उत्तर दिया। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने ना आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले, अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रुपया ने उसके रूखे जीवन में एक सघनता भर दी थी। जब वह एक अव्यक्तीय कामना से चंचल हो रहा था, जीवन कुछ सुना सुना लगता था, रुपया ने नव बसंत की भांति आकर उसे पल्लवित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करता होता पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता। सोचता उसे क्या दे कि वह प्रसन्न हो जाए। अब वह कौन मुंह लेकर उसके पास जाए? क्या उसे कहे कि अम्मा ने मुझे तुमसे मिलने को मना किया है? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रुपया तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे 100 ग्राहक निकल आएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था वह तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राणों में बसा हुआ था। मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मजदूरी करने लगो तब भी मोहन हो। उसी रुपया से आज वह जाकर कहे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वह रुपया के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह ना सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही। इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसे अच्छे बीड़े लगाती है। कहीं अम्मा सुन पावे कि वह रात को रुपया के द्वार पर गया था तो प्राण ही दे दे। दे दे प्राण। अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिली जाती है। ना जाने क्यों रुपया से इतनी चिढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंग कर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की छनकार सुनाई दी। रुपया आ रही है। हाँ, वही है। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गई क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आई क्यों नहीं? मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा। रुपया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी। उसके प्राण बाहर निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है। केवल वह एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद से चिपटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। रुपया ने फिर कहा, अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला, हाँ, जरा नींद आ गई थी रुपया। तुम इस वक्त क्या करने आई? कहीं अम्मा देख ले तो मुझे जान से ही मार डाले। तुम आज आए क्यों नहीं? रुपया ने पूछा। आज अम्मा से लड़ाई हो गई, मोहन ने बताया। क्या कहती थी? रुपया ने पूछा। कहती थी रुपया से बोलेगा तो प्राण दे दूंगी, मोहन ने उत्तर दिया। तुमने पूछा नहीं रुपया से क्यों चिढ़ती हो? रुपया ने कहा। अब उनकी बात क्या कहूँ रुपया, वह किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, मोहन ने कहा। रुपया बोली, मेरा जी तो ना मानेगा। ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। मोहन बोला, तुम मेरे पास एक बार रोज आ जाया करो, बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। रुपया बोली। और अम्मा जो बिगड़ेगी? मोहन ने पूछा। तो मैं समझ गई, तुम मुझे प्यार नहीं करते। रुपया बोली, मेरा बस होता तो तुमको अपने प्राण में रख लेता, मोहन ने उत्तर दिया। इसी समय घर के किवाड़ खटके। रुपया भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था।
सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में जीना लगता था। आज भी वह आंगन में बैठा अपनी धोती में साबुन छिपाकर भागे जाने का अवसर खोजने लगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्या धोती बहुत मैली हो गई है सोहन? धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन को इन शब्दों में संदेह की गंध आई। धोबीन पैसे मांगती है, सोहन ने कहा। तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? मोहन ने उत्तर दिया। अम्मा कौन पैसे दिए देती है, सोहन ने कहा। तो मुझसे ले लो, मोहन ने कहा। यह कहकर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते थे। बहुत दिनों बाद आज उसे स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला। इकन्नी उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोलकर ले चला। मोहन ने कहा, तुम रहने दो, मैं इसे लिए जाता हूँ। सोहन ने पगैया भाई को देकर फिर पूछा, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया। इसमें क्या रहस्य है, यह मोहन की समझ में न आया। बोला, आग हो तो रख लाओ। मैना सिर के बाल खोले आंगन में घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और आंचल से बाल छिपाकर रसोई घर में बर्तन उठाने चली। मोहन ने पूछा, क्या खेल रही थी मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ तो नहीं। तू तो बहुत अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा बना देखूं, मोहन ने बोला। मैना का रुआंसा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल गई। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहाँ भय था वहाँ विश्वास चमक उठा। जहाँ कटुता थी वहाँ अपनापन छलक पड़ा। चारों ओर चेतनता छोड़ गई। कहीं आलस्य नहीं, कहीं खिन्नता नहीं। मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ है। उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा है। मैना घरौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नवेता दे, कुछ मिठाइयाँ खाने को मिले। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। अब भैया पानी मांगे तो वह लोटे को राख से खूब चमाचम करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? मैना ने कहा। कितने पैसे लेगी? मोहन ने पूछा। 1 पैसे के पताशे लूँगी और 1 पैसे का रंग। जोड़े तो रंग जाएंगी कि नहीं? मैना ने सोचा। तो 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा? मोहन ने पूछा। तो 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाएगा, मैना बोली। मोहन ने पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को विवाह का न्योता देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का झोबा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती ही हो रही है, भैंस कब दूही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब न दिया, जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झोबा उसके सिर से उतार दिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस धू, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? मोहन ने कहा। माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा, अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? बूटी ने कहा। गोबर निकालने का काम मेरा है, मोहन ने उत्तर दिया। और दूध कौन दोहेगा? बूटी ने पूछा। वह भी मैं करूँगा, मोहन ने उत्तर दिया। तू इतना बड़ा योद्धा है कि सारे काम कर लेगा? बूटी ने प्रश्न किया। जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा, मोहन ने प्रश्न का उत्तर दिया। तो मैं क्या करूँगी? बूटी ने पूछा। तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई? बूटी ने कहा। आज मोहन बाजार से दूध पहुंचाकर लौटा तो पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ावेगा तो कितने दिन निबाह होगा? मैंने तो 1 पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा। पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं, मोहन ने कहा। तो अब मैं पान खाऊंगी? बूटी ने पूछा। हाँ और क्या, जिसके 2-2 जवान बेटे हों, क्या वह इतना शौक भी ना करे? मोहन ने कहा। बूटी के रूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल गई। एक नन्ही सी कोपल थी, लेकिन उसके अंदर कितना जीवन, कितना रस था। उसने मैना और सोहन को 1-1 मिठाई दे दी, फिर मोहन को देने लगी। मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा, मोहन ने कहा। और तू तो बूढ़ा हो गया है, क्यों? बूटी ने कहा।
इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ, मोहन ने कहा। लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है, बूटी ने उत्तर दिया। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वह केवल मिठास का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी। मोहन की मिठाई को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई दोने में और बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, यह ले ले। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में रखकर कहा, यह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है, मोहन ने कहा। उसने आधी मिठाई सोहन को और आधी मोहन को दे दी। फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भाग की पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही वह लड़कों के राज में मिली। पानदान में कई कुलियाँ हैं और देखो 2 छोटी छोटी चिमचियाँ भी हैं। ऊपर कड़ा लगा हुआ है, जहाँ चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे। जो ही मोहन बाहर चला गया उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें चूना कत्था भरा, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तस्तरी में रखा, तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसकी वैधव्य की कठोरता को सिनग्ध कर दिया। मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता बन जाती है। अब वह घर में नहीं बैठ सकती। उसका मन इतना गहरा नहीं है कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ है। उसने उसमें अपना मुंह देखा। होठ पर लाली तो नहीं है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कह दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, रस्सी टूट गई है तो बनवा लो। आज उसने धनिया को रस्सी निकालकर प्रसन्न मुख से दे दी और सद्भाव से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो चल जरा देखूं दांत ही है कि कुछ और फसाद है, कहीं नजर वजर तो नहीं लगी? बूटी ने पूछा। अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसी की आँख फूटी हो, धनिया ने कहा। चंचल लड़कों को नज़र का बड़ा डर रहता है, बूटी ने कहा। जाते चुमकार कर बुलाया, झट उसकी गोद में चला जाता है, ऐसा हंसता है कि तुमसे क्या कहूँ, धनिया ने कहा। कभी कभी माँ की नज़र भी लग जाया करती है, बूटी ने बताया। ए नोज काकी, भला कोई अपने लड़के को नज़र लगाएगा, धनिया ने कहा। यही तो तू समझती नहीं, नज़र आप ही आप लग जाती है, बूटी ने समझाया। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। तू अकेली है, आजकल घर के काम धंधों में बड़ा अंडस होता होगा, बूटी ने पूछा। नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरी मरण हो जाती है, धनिया ने कहा। बूटी को आश्चर्य हुआ। रुपया को उसने केवल तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को संभालती है। गाड़े समय में कौन किसी की बात पूछता है काकी, धनिया ने कहा। उसे तो अपने मिस्सी काजल से छुट्टी नहीं मिलती होगी, बूटी ने व्यंग से कहा। यह तो अपनी अपनी रुचि है काकी, मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया है उतना किसी भक्ति ने ना दिया। बेचारी रात भर जागती रही, मैंने कुछ दे तो नहीं दिया। हाँ, जब तक जीऊँगी उसका जस गाऊंगी, धनिया ने कहा। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, किनारदार साड़ियाँ कहाँ से आती हैं, बूटी ने कहा। मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी, फिर शौक श्रृंगार करने को किसका जी नहीं चाहता, खाने पहनने की यही तो उम्र है, धनिया ने कहा। धनिया का घर आ गया। आंगन में रुपया बच्चे को गोद में लिए थपक रही थी। बच्चा सो गया था। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गाड़कर देखा, नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनिया लाकर उसे झलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनिया मुझे दे दे। मैं झुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी, रुपया ने पूछा। तू दिन भर यहाँ काम धंधा करती रही है, थक गई होगी, बूटी ने कहा। तुम इतनी भली मानस हो और यहाँ लोग कहते हैं कि वह बिना गाली के बात नहीं करती, मारे डर के तुम्हारे पास ना आई, रुपया बोली। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते, बूटी ने पूछा। मैं आंखों की देखी मानूं कि कानों की सुनी, रुपया ने कहा। आज भी रुपया आंखों में काजल लगाए, पान खाए, रंगीन साड़ी पहने हुए थी, किंतु आज बूटी को मालूम हुआ इस फूल में केवल रंग ही नहीं है,
सुगंध भी है। उसके मन में रुपया से जो घृणा हो गई थी वह किसी दैवी मंत्र से धुल सी गई। कितनी सुशील लड़की है, कितनी लज्जातुर है, बोली कितनी मीठी है। आजकल की लड़कियां अपने बच्चों की तो परवाह नहीं करती, दूसरों के लिए कौन मरता है। सारी रात धनिया के लड़के को लिए जागती रही। मोहन ने कल की बात इससे कह तो दी होगी। दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर से मुंह फेर लेती, मुझे जलाती, मुझसे ऐंठती। इसे तो जैसे कुछ मालूम ही ना हो सकता है कि मोहन ने इसे कुछ कहा ही ना हो। हाँ, यही बात है। आज रुपया बूटी को बड़ी सुंदर लगी। ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार ना करेगी तो कब करेगी। शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब नहीं, उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है। जैसे अपने रूप की दुकान सजाए, राह चलतों को बुलाते हो कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, नहीं बल्कि और अच्छा लगता है। इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना ही मन भी सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग इसके रूप का बखान करें। किसे दूसरों की आंखों में खो जाने की लालसा नहीं होती। बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका, फिर भी यह लालसा उसे बनी हुई है। कोई उसे रस भरी आंखों से देख लेता है तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ते। फिर रुपया तो अभी जवान है। उस दिन से रुपया प्राय 1-2 बार नित्य बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रुपया कभी बिना काजल लगाए या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को यह जोगियों भेष अच्छा नहीं लगता, यह भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। रुपया ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी काहे को हो गई अम्मा? लोगों को इशारा मिल जाए तो भोरों की तरह तुम्हारे ऊपर मंडराने लगे। मेरे दादा तो तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो बूढ़ी हो गई, रुपया ने कहा। तो क्या तेरे दादा भी जवान बैठे हैं? बूटी ने पूछा। हाँ, बड़ी अच्छी मिट्टी है उनकी, रुपया ने उत्तर दिया। बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देखकर पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह करा दूं? रुपया लज्जा गई, मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे जुटा, मैं रुपया से तेरी बातचीत कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी ज्योति। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।